19वीं शताब्दी के अंत में दुनिया तेजी से बदल रही थी। पहली औद्योगिक क्रांति का प्रभाव दुनिया के कोने कोने में दिख रहा था। स्टीम रेल इसी बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। अभी हमें और कितने सर्वे करना है? कालका से शिमला के बीच रेलवे लाइन बिछाने में कितना समय लगेगा? बढ़ते रहो, हम सुरंगों और कुछ अलाइनमेंट्स में फंसे हैं। साहिब, हमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो शायद हमारी मदद कर सके। उसका नाम भलकू है साहिब, और उसने 1850 के दशक में ग्रेट हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाने में काम किया था। ठीक है, चलकर उससे बात करते हैं और देखता है कि क्या होते हैं। बिल्कुल सही मिस्टर हैरल्ड। सर, शिमला को गढ़ने में सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों का ही योगदान नहीं था। कालका शिमला रेलवे लाइन बनाने में हजारों की संख्या में मजदूरों ने काम किया। लोगों की माने तो जब रेल पटरी का निर्माण शुरू हुआ तब भलकू, जिसने 1850 में ग्रेट हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाने में काम किया था, उम्र दराज हो चुका था। कहा जाता है कि चीफ इंजीनियर और रेलवे के एजेंट एच.एस. हैरिंगटन के आगे आगे एक लंबे कद के कर्मचारी के साथ चलते हुए उसने रेलवे लाइन निकालने का रास्ता दिखाया। स्थानीय लोरियों में बताया जाता है कि उनके ग्राम देवता ने सपने में आकर उन्हें इस रेलवे लाइन का रास्ता बताया था। और कुछ लोगों का मानना है कि कालका और शिमला के बीच 19 स्टेशनों से गुजरने वाली इस पटरी का खाका उन्होंने ही तैयार किया। आज कालका शिमला रेलवे लाइन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये बहुत अच्छा बात है कि रेलवे लाइन बिछ गया है, लेकिन हमारा सामने काफी चिंताजनक स्थितियां हैं। ब्रिटिश राज को टी पार्टी की तरह नहीं चलाया जा सकता है। एनाडेल में गर्मी का ये बेहद सुहावना दिन है। हमारे चारों ओर फैले देवदार की ये सुंदर पेड़ इस माहौल को काफी खुशनुमा बनाते हैं। वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन के साथ इस पवेलियन में मौजूद होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्यों मिस्टर यंग हस्बैंड, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं सचमुच यहाँ एक बहुत बड़े काम से आया है। अनंडेल में झुरमुटों के बीच बने जिमखाने को निहारते हुए वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन और फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने तिब्बत पर हमला करने की योजना बनाई। इससे कुछ साल पहले ही अनंडेल में चुपचाप एक अन्य घटना घट चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, जहाँ उनके मन में एक ऐसा संगठन बनाने का विचार आया जिससे अंग्रेजों और भारतीयों को करीब लाया जा सके। उनके द्वारा बनाया गया कांग्रेस नामक ये संगठन एक अलग ही दिशा में मुड़ गया और जल्दी ही उसकी अगुवाई में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ। एक बात और, डुरंट फुटबॉल टूर्नामेंट जो आज भी खेला जाता है की शुरुआत आनंदेल से हुई। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान को बांटने वाली डुरंट लाइन खींचने का निर्णय यही शिमला में हुआ था। अंग्रेज भारतीयों को सरकार में प्रतिनिधित्व देने से मुकर चुके थे। जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थों को मौत के घाट उतारने वाला जनरल डायर कुछ समय शिमला में भी रह चुका था। अब शिमला की पहाड़ियों से भी आजादी के लिए आवाजें उठती। सबसे पावरफुल गवर्नमेंट को हराने का ड्रीम करता है। वंदे मातरम। मैंने इस पहाड़ी से देखा है कि हजारों वर्षों की हुकूमत कैसे सिर्फ 3 दशकों के भीतर समाप्त हो गई। 1921 में भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रेडिंग ने गांधी जी को शिमला आने के लिए निमंत्रण दिया था। उसी वर्ष दिसंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के पूर्व
भारत में शांति का माहौल कायम करने की कोशिश में ये बैठक बुलाई गई थी। दमनकारी रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में देश भर में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की लहर से अंग्रेजी राज पहले ही घबराया हुआ था। इस काले कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना कोई कारण बताए अनिश्चित समय के लिए जेल में डाला जा सकता था। उनका कहना था, नो दलील, नो वकील, नो अपील। इस दौरे के बाद कई अन्य राष्ट्रवादी नेता शिमला में 1947 तक आते रहे। जिस वर्ष भारत आजाद हुआ, पंडित नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, अब्दुल गफ्फार खान, गोविंद वल्लभ भाई पंत और मौलाना आजाद ने नियमित रूप से यहाँ रह रहे अंग्रेज उच्चाधिकारियों को जनमत से अवगत कराया। कुछ समय के लिए पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना का भी शिमला में एक घर था। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ सरकार का शिमला आना जाना बंद हो गया, लेकिन यहाँ अनेक बैठकें और सम्मेलन आयोजित होते रहे। 1939 में ही शिमला की पहाड़ियों में हिमालय रियासती प्रजामंडल एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में सक्रिय हो गया। शिमला में आजादी के आंदोलन के अग्रणी नेताओं में भागमल सौथा, पंडित पदम देव, मनशाराम, डॉक्टर केदारनाथ, लाला हरीशचंद्र और अमरीकी सत्यानंद स्टोक्स शामिल रहे। महिलाओं ने भी जमकर साथ दिया। लक्ष्मी देवी, कमला देवी, सत्यवती और लज्जा वर्मा जैसी महिलाओं ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के बाद सिरमौर के डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 1947 में वायसराय लॉर्ड वेवल ने शिमला सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। उम्मीद थी कि इस सम्मेलन से देश को एकजुट रखते हुए भारत की आजादी के स्वरूप का हल निकलेगा। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत की आजादी और भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन से जुड़े कई प्रस्तावों को शिमला में निश्चित रूप दिया गया। 1947 के शुरू में भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन हुआ। उनके कार्यकाल के दौरान यूनाइटेड सर्विसेज क्लब में कई सत्र आयोजित हुए। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीएमए आयोग ने देश का बंटवारा किया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ।